Hello, my dear lovely students of class 8. Or today, the last lesson of book, your supplementary book, It So Happened. The last lesson chapter name is Ancient Education System of India. तो इंग्लिश क्लास 8 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड और किस जहाँ पर भी ये बुक प्रिस्क्राइब्ड है ऑल द स्टूडेंट्स के लिए दिस इज एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। तो आइए अपने भारत की वो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को एजुकेशन सिस्टम को हम स्टडी करें देखें। बताते हैं कि जब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी तो देशों में स्कूल भी नहीं थे, स्कूल नाम की भी चीज नहीं थी। जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी ऐसी थी। और इसी एजुकेशन की वजह से वंस इन द एंशियंट टाइम आवर कंट्री वाज विश्व गुरु, वर्ड टीचर, टीचर फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड टीचर बना हुआ था, विश्व गुरु कहलाता था अपनी एजुकेशन की वजह से। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी। डिड यू नो दैट इंडिया हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम्स? हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस? आपको पता है कि भारत लर्निंग प्राचीन का एंशिएंट टाइम से लर्निंग ज्ञान का केंद्र था। कैसे हम इसके बारे में जानते हैं? There are inscriptions on the stones and copper, palm leaf records and our scriptures are as evidences of the historic origins of learning in India. Inscriptions जो लिखे गए हैं, ठीक है, कहां पर? Stones and copper पर, palm leaf और our scriptures हमारे धार्मिक ग्रंथ, palm leaves ताड़ के वृक्ष पर, पत्तों पर जो लिखा गया है, ताम्र और कॉपर पत्थर पर, ताम्र पर, ये सब एविडेंस है कि हमारे यहाँ लर्निंग का सेंटर हुआ करता था इंडिया। टुडे वी फॉलो एन एजुकेशन सिस्टम इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सिलेबस, करिकुला एंड टेक्स्ट बुक्स एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस। आज हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लर्निंग कैसे सीखते हैं? सिलेबस के अकॉर्डिंग, करिकुलम, पाठ्यक्रम, टेक्स्ट बुक्स और असेसमेंट माने मूल्यांकन जो किया जाता है, इसके जरिए हम सीखते हैं। आज हम एजुकेशन लेते हैं और देते भी हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट दीज वेयर लाइक इन द पास्ट? क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन काल में ये सब कैसे थे, हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी थी? और इन दिस फीचर स्टोरी वी विल गिव यू ग्लिम्सेस ऑफ आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। आज हम इसमें आपको भारत की, वो पुराने भारत के एजुकेशन सिस्टम की एक झलक दिखाएंगे। क्योंकि मैंने बताया ना, इट वॉज द एजुकेशन दैट मेड इंडिया विश्व गुरु, वर्ल्ड टीचर एंड गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। हम सब एजुकेशन से ही हम कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन वी कैन बिकम व्हाट वी वांट, वी कैन डू व्हाट वी वांट। अंडरस्टैंड? You must have heard or read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit parts of India from early times. आपने पढ़ा होगा कि विश्व के कोने कोने से अलग अलग कल्चर, अलग अलग सिविलाइजेशन से लोग भारत के आते थे, कोने कोने में भारत के आते थे। डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग भागों में लोग आते थे। क्यों? टू देम इंडिया वाज ए लैंड ऑफ वंडर। उनके लिए भारत एक अद्भुत भूमि था। कैसी भूमि थी? अद्भुत, माने रहस्य से भरा हुआ था। द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, वेल्थ, religions, philosophies, art, architecture, as well as its educational practices had spread far and wide. The fame of Indian, और भारतीय कल्चर, वेल्थ, इसके धन, इसके धर्मों, इसके दर्शन शास्त्र, इसके कला, इसके आर्किटेक्चर और इसके एजुकेशन। यस माय डियर। तो हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिस, हमारी जो शैक्षिक माने प्रैक्टिस होती थी, हम जो एजुकेशनल प्रैक्टिस करते थे, इसकी चर्चा ना
पूरे विश्व में हुआ करते थे। हमारे आर्ट, हमारे रिलीजन, हमारे आर्किटेक्चर, कल्चर एंड इन सब की चर्चा विश्व के कोने कोने में मशहूर थी। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया times was regarded as a source for the knowledge, traditions, and practices that guided and encouraged humanity. The education system, भारत का जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम था, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, यही हमारे सोर्स था किसका? नॉलेज का, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, और आज दैट गाइडेड एंड एनकरेज्ड ह्यूमैनिटी, जिसने पूरी मानवता को, हमारे नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस ने पूरी मानवता को गाइड किया, पूरी मानवता को एनकरेज किया। ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम था। अब कह रहे हैं सालियंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम के कुछ कह रहे हैं कि विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स क्या क्या हैं? फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा onwards, our ancient education system evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. कर ऋग्वेद के बाद से, टाइम से, हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था इस तरह से वो बनाया गया, इवॉल्व किया इसने, कि ये व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर, समग्र विकास पर ध्यान देता था, और न केवल बाहरी बल्कि इनर एंड आउटर दोनों को ये विकसित करता था। द सिस्टम फोकस्ड ऑन द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और ये सिस्टम जो था हमारे मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल हर तरह के डेवलपमेंट को ये करता था। इट एम्फेसाइज्ड ऑन द वैल्यूज सच एज ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फलेस एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस। और ये ऐसा था जो जोर देता था मानवता पर, विनम्रता पर, सच्चाई पर, अनुशासन पर, सेल्फ आत्म संयम पर, आत्म भरोसे पर, सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास पर, और रेस्पेक्ट, जितनी भी क्रिएशंस हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, सब के प्रति रेस्पेक्ट का भाव। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम थी। स्टूडेंट्स वेयर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था कि वो ह्यूमन और नेचर, आज सबसे बड़ी समस्या यही है ना, लेकिन उस समय हमारे एजुकेशन में मानव और प्रकृति दोनों को रेस्पेक्ट करना सिखाया जाता, दोनों की वैल्यू बताई जाती थी स्टूडेंट्स को। उपनिषद टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद फुलफिलिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, thus encompassing all aspects of life. टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड, और जो टीचिंग और लर्निंग थी वो वेदास, उपनिषद के सिद्धांत जो उसमें बातें बताई गई थी उसको फॉलो करते थे, और फुलफिलिंग ड्यूटीज, और बताया जाता था स्टूडेंट्स को ऐसी कर्तव्यों के बारे में जिससे वो सेल्फ, फैमिली और सोसाइटी, अपना परिवार और समाज और इसके साथ ही जीवन के हर पहलू का वो विकास कर सकें। माने सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, सारे के प्रति क्या ड्यूटी है उनकी, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, सोसाइटी के प्रति, और जीवन के हर पहलू में उनकी क्या ड्यूटीज है, ये सब एजुकेशन में लिया जाता था। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। एजुकेशन सिस्टम का किस पर ध्यान देता था? फिजिकल एंड लर्निंग, बोथ, ज्ञान भी हो और शारीरिक विकास भी हो। इन अदर वर्ड्स द एम्फेसिस ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका जोर था हेल्दी माइंड, माने स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर। कहते नहीं, स्वस्थ दिमाग में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। हेल्दी माइंड इज फाउंड इन हेल्दी बॉडी। You can see that education in India has a heritage of being pragmatic, achievable and complementary to life. आप देख सकते हैं कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था वो हेरिटेज था, माने हेरिटेज का मतलब एक विरासत के रूप में था, जो प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल हुआ करता था, जिसको हम प्राप्त कर सकते थे, और ये लाइफ के लिए कंप्लीमेंट्री, माने पूरक होता था, ये लाइफ को पूर्ण करता था, लाइफ को, इट कंप्लीट्स द लाइफ, ऐसा था। सोर्सेज ऑफ एजुकेशन क्या थे? सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज एजुकेशन ऑफ वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद एंड धर्मसूत्रास। कह रहे हमारा जो एजुकेशन था वो वास्तव में एजुकेशन जो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, ये धर्मसूत्रास जो धर्मसूत्र, ये सब पुस्तकें थी, यहीं से हमारा एजुकेशन होता था,
ये सोर्स हुआ करते थे। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन एंड पतंजलि। कह रहे हैं आपने सबका नाम सुना होगा, आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन एंड पतंजलि। आर्यभट्ट जीरो के जो इन्वेंटर हैं, पाणिनि फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर हैं, एंड कात्यायन ये भी बहुत मशहूर हमारे लर्नेड हैं, स्कॉलर हैं, और पतंजलि फादर ऑफ योगा, योग के जनक माने जाते हैं। इन सब के बारे में आपने कह रहे हैं सुना होगा। Their writings and the medical treatises of Charak and Susrut were also some of the sources learning। कह रहे मेडिकल के फील्ड में जैसे चरक और सुश्रुत, इन सबको अपने मशहूर, उस समय के जमाने के मशहूर डॉक्टर, चिकित्सक या वैद्य हुआ करते थे ये। Distinction was also drawn between शास्त्रास एंड काव्यास। शास्त्रास का मतलब लर्नेड डिसिप्लिन्स, काव्यास का मतलब इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर सोर्सेज। ये सब क्या कह रहे हैं? डिस्टिंक्शन वाज, कह रहे हैं कि शास्त्राज और काव्यास में भी एक डिस्टिंक्शन था, एक अंतर था, एक तरह से विशिष्ट बात थी। शास्त्राज का मतलब लर्नेड डिसिप्लिन्स, ठीक है, और काव्यास का मतलब काल्पनिक और क्रिएटिव होना। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वेयर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज इतिहास, हिस्ट्री, अवीक्षिकी, लॉजिक, अन्वीक्षिकी यानी लॉजिक, मीमांसा इंटरप्रिटेशन, शिल्पशास्त्र आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र पॉलिटी, वार्ता एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड धनुर्विद्या आर्चरी। ये सब यहां से लर्निंग ली जाती थी और इन्हीं सब में लोगों को सिखाया भी जाता था, ठीक है। जैसे इतिहास, लॉजिक, इंटरप्रिटेशन, ये सब किए जाते थे, सब बच्चों को सिखा। वार्ता का मतलब था एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, माने पशुपालन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, ये सब को मिला के वार्ता कहा जाता था। ये सारी चीजें सिखाई जाती थी बच्चों को। फिजिकल एजुकेशन टू वाज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर area and pupils participated in क्रीड़ा, games, recreational activities and व्यायाम प्रकार exercises and धनुर्विद्या archery for acquiring martial skills and योग साधना training the mind and body among others। फिजिकल एजुकेशन कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे क्रीड़ा, गेम्स, रिक्रिएशन, ये सब, व्यायाम प्रकार एक्सरसाइजेज, धनुर्विद्या, मार्शल स्किल्स, लड़ाई के, मार्शल स्किल्स मतलब लड़ाई के गुण, और योग साधना, माइंड और बॉडी की ट्रेनिंग को योग साधना, ये सब के सब बच्चों को ट्रेन किए जाते थे इसमें, और यही सब हमको यही सब सिखाया जाता था कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, या इसको कहते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। द गुरुज एंड देयर पपिल्स वर्कड कॉन्स्टेंटली टुगेदर टू बिकम प्रोफिशिएंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। गुरु और पपिल दोनों वर्क हार्ड करते थे, बहुत कठिन परिश्रम करते थे, ताकि वो ज्ञान के हर पहलू पर प्रोफिशिएंट हो सकें, निपुण बन सकें। इन ऑर्डर टू असेस पीपल्स लर्निंग, शास्त्रार्थ learned debates were organized. Pupils at an advanced stage of learning guided younger pupils. There also existed a system of peer learning like you have group or peer work। कह रहे हैं कि और जब बच्चों के ज्ञान को असेस करने के लिए कि इनको कितना सीखे, शास्त्रार्थ माने जिसको कहा जाता है डिबेट, आज के युग में लर्नेड डिबेट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, और पीपल्स जो थे, शिष्य जो थे एडवांस स्टेज के, वो छोटे यंगर अपने छोटे भाई बहनों को, मतलब जो उनके होते थे यंगर पीपल्स को, वो खुद सिखाते थे। देयर आल्सो एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग, माने पीयर लर्निंग माने ग्रुप में बना करके भी शिक्षा दी जाती थी। जैसे आज ग्रुप टीम वर्क दिया जाता है, वैसे सबको ग्रुप बना करके भी शिक्षा दी जाती थी, और पीयर वर्क भी करते थे, पीयर लर्निंग भी उस समय मौजूद थी। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वे ऑफ लाइफ, कह रहे हैं भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो था भारत में एक वे ऑफ लाइफ, जीवन का तरीका था। इन एंशिएंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड, दोनों ही प्रकार की शिक्षा थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की। इंडिजिनस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल्स, पाठशाला, स्टॉल्स, चतुष्पदीज एंड गुरुकुल्स।
इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम कहाँ दिया जाता था? घर पर, मंदिर पर, पाठशाला, टॉल्स, चतुष्पदी, गुरुकुल, ये सब स्कूल के एक प्रकार थे, सब दिए जाते थे। There were people in homes, villages and temples who guided young children in imbibing pious ways of life. इसके अलावा घरों पर, घरों में, गांव में, मंदिरों पर ऐसे लोग रहते थे जो बच्चों के अंदर जीवन जीने के पवित्र तरीकों को बताते और सिखाते रहते थे। Temples were also the centers of learning and took interest in the promotion of knowledge of our ancient system. टेम्पल्स भी थे जो सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करते थे और जो नॉलेज और हमारे सिस्टम को आगे बढ़ाते थे, उसमें इंटरेस्टेड रहते थे वो लोग। Students went to viharas and universities for higher knowledge. Teaching was largely oral and students remembered and meditated upon what was taught in the class. Students विहार और यूनिवर्सिटी में जाते थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। और टीचिंग वाज लार्जली ओरल, और टीचिंग उस समय मौखिक रूप से ही दी जाती थी और बच्चे उसको बिना लिखे याद करते थे, ये हुआ करता था। Gurukuls also known as ashramas were the residential places of learning. Many of these were named after the sages. कह रहे हैं ऋषियों के नाम पर बड़े बड़े गुरुकुल, गुरुकुल ही तो आजकल स्कूल बना है, और जिनको आश्रम भी कहा जाता था वो रेसिडेंशियल यानी आजकल के बोर्डिंग स्कूल की तरह हुआ करते थे, और जिसमें जो बड़े बड़े ऋषियों के नाम से हुआ कर, उनके ऋषि के ही नाम से आश्रम चलते थे, वो इतने मशहूर टीचर हुआ करते थे। Situated in forest in serene and peaceful surroundings, hundreds of students used to learn together in gurukuls. और जो बहुत शांत, एकदम शांत वातावरण जंगलों में ये आश्रम हुआ करते थे जहाँ बच्चे जा करके सीखा करते थे, और एक दो नहीं सैकड़ों बच्चे हुआ करते थे। Women too had access to education during this early Vedic period. और कह रहे हैं पुराने जमाने में लड़कियों को भी, औरतों को भी शिक्षा का समान अधिकार था, वो भी सीख सकती थी। Among the prominent women Vedic scholars we find references to Maitreyi, विशंभरा, अपाला, गार्गी, लोपमुद्रा to name a few. कह रहे हैं मैत्रेयी, विशंभरा, ये सब, अपाला, गार्गी, लोपमुद्रा, ये सब, लोपामुद्रा, ये सब ऐसी औरतें हैं जो विदुषी थी, लर्नेड वीमन थी, इनके नाम हैं, कह रहे कुछ के नाम हैं, इसके अलावा भी बहुत हुआ करती थी। During that period, the gurus and their shishyas lived together, helping each other in day-to-day life. उस जमाने में गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे और जिंदगी की डेली की जिंदगी में आने वाली समस्याओं को मिलजुल करके साझा करते थे और सॉल्व करते थे। The main objective was to have complete learning, leading a disciplined life and realizing one's inner potential. कह रहे मेन ऑब्जेक्टिव उस समय था कंप्लीट लर्निंग, माने समग्र विकास, समग्र ज्ञान, लीडिंग ए डिसिप्लिन्ड लाइफ, क्या सही क्या गलत है इसको डिसिप्लिन कहते हैं, एकदम अनुशासित जीवन जीना, और अपने इनर पोटेंशियल, मेरे अंदर कितनी शक्ति है उसको रिकॉग्नाइज करना, ये सब हुआ करते थे। स्टूडेंट्स लिव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स टुगेदर टिल दे अचीव्ड देयर गोल्स। स्टूडेंट्स अपने घरों से दूर रहते थे जब तक वह अपनी एजुकेशन और अपने गोल को प्राप्त नहीं कर लेते थे। द गुरुकुल वाज आल्सो द प्लेस वेयर द रिलेशनशिप ऑफ द गुरु एंड शिष्य स्ट्रेंथन्ड विद टाइम। गुरुकुल वह स्थान था जहाँ पर गुरु और शिष्य की परंपरा बड़ी मजबूत हुई। विद while pursuing their education in different disciplines like history, art of debate, law, medicine, etc., the emphasis was not only on the outer dimensions of the discipline but also on enriching inner dimensions of the personality. कह रहे हैं कि while pursuing education में हिस्ट्री, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन, इन्हीं सब पर नहीं फोकस किया जाता था, सिर्फ बाहरी ही विकास नहीं किया जाता था, आंतरिक विकास पर भी उतना ही ज्यादा फोकस दिया जाता था जितना बाहरी विकास पर। अंडरस्टैंड? अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक आया है, चलते हैं इसको देखते हैं भाई क्या है। हाँ, तो इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वे आर ट्रेवलर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। क्यों ट्रेवलर्स भारत की तरफ आते थे भाई प्राचीन काल में? इसको हम लोग देख सकते हैं कि व्हाई द ट्रेवलर्स वेर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज दे थिंक इंडिया इज ए लैंड ऑफ वंडर with diversified culture and a great ancient education system. The ancient education system was full of multicultural education system and multilingual education system which lacks modern education system.
They were attracted towards it due to its rich heritage and culture, its traditions and festival, its brotherhood and charm of friendship. They found the Indian culture unique. They were also fascinated by the arts and architecture of एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। इन द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में ये सब थे, इसीलिए लोग अट्रैक्ट होते थे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वेर द सोर्सेज ऑफ द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। तो व्हाट वेर द सोर्सेज भाई, इसको देखना है। The ancient system of education was the education of Vedas, Brahmanas, Upanishads, and Dharma Sutras, and medieval treatises and Charak and Sustra's teachings were the source of learning। यही सब हुआ करते थे। तीसरा है what were the features of education system in ancient India, क्या विशेषताएं थी, इसको देख लिए। some features are features of the ancient education system or teaching and learning followed the tenets of Vedas and Upanishad, fulfilling duties towards self, family and society, thus encompassing all aspects of life। सेल्फ, फैमिली और सोसाइटी के प्रति दायित्वों को बताते हुए पूरे जीवन को कैसे जिया जाए, इस पर वो आधारित थी हमारी एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद है यस व्हाट वाज द रोल ऑफ गुरु इन पीपल्स लाइव्स। पीपल्स के लाइफ में गुरु का क्या रोल था, ठीक है। तो इसके अलावा भी देख सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा विशेषता, तो देखते हैं एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये भी था। तीसरा आप बता सकते हैं एजुकेशन इन इंडिया हैड ए हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, अचीवेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ, ये सब आप बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन तीसरा ही देख ले, चौथा लास्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ गुरु। गुरु का पीपल के लाइफ में क्या योगदान था। द गुरुज एंड देयर पीपल्स वर्कड कॉन्शियसली टुगेदर टू become proficient in all aspects of learning. In order to assess people's learning, shastrarth were organized also peoples at an advanced stage of learning, guided younger pupils, यही सब वो करते थे। नेक्स्ट है Part 2. In Part 1, you have read about the ancient education system in ashramas, gurukuls and the way of life in them. आपने पढ़ा Part 1 में कि एजुकेशन सिस्टम आश्रम और गुरुकुल और द वे ऑफ लाइफ था वो। और दिस सिस्टम कंटिन्यू टू फ्लॉरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बुद्धा एंड द सब्सिक्वेंट पीरियड्स। कह रहे हैं यही एजुकेशन सिस्टम बुद्धा, महात्मा बुद्ध के समय में खूब फ्लॉरिश किया, खूब पढ़ा, खूब आगे हुआ, एंड द सब्सिक्वेंट पीरियड, उसके बाद वाले पीरियड में भी। मेनी मोनेस्ट्रीज viharas were set up for monks and nuns to meditate, debate and discuss with the learned for their quest for knowledge during this period। कह रहे हैं बहुत सारे मोनेस्ट्रीज और विहारास भी स्थापित किए गए जहां मॉन्क्स और नन्स रहते थे, जो मेडिटेट करते थे, ध्यान लगाते थे, शास्त्रार्थ करते थे और अपने नॉलेज के लिए वे लोग ये सब करते थे, और जहां उस आपस में डिबेट भी करते थे। अराउंड दिस विहारास अदर एजुकेशनल सेंटर्स of higher learning developed, which attracted students from China, Korea, Tibet, Burma, Ceylon, Java, Nepal and other distant countries। और कह रहे हैं इन विहार में पढ़ने के लिए हमारे भारत से ही नहीं, भारत के अलावा विश्व के तमाम देशों जैसे चीन, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सीलोन और जावा से भी आते थे। नेपाल, सीलोन को कहते हैं श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन, और नेपाल, यहाँ सब जगह से और दूर देशों से लोग इनमें पढ़ने के लिए आते थे। विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज, कह रहे हैं विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज में क्या था भाई। द जातक टेल्स अकाउंट्स गिवन बाय ह्वेनसांग एंड आइकिंग माने इत्सिंग, चाइनीज स्कॉलर्स एज वेल एज अदर सोर्सेस टेल अस दैट किंग्स एंड सोसाइटी टुक इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशन। ह्वेनसांग और इत्सिंग जो प्राचीन भारत में आए थे चीन से, इन लोगों ने बताया कि राजा महाराजा और लोग जो हैं एजुकेशन को बढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी फेमस एजुकेशनल सेंटर्स केम इनटू एक्सिस्टेंस, अमंग द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटीज दैट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर सिचुएटेड एट तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी एंड जगदला। कह रहे हैं कि जहाँ ये वो स्थान है जहाँ पर मशहूर यूनिवर्सिटीज़, ये उस समय लर्निंग ऑफ सेंटर हुआ करते थे भारत में, शिक्षा के महान केंद्र हुआ करते थे। कहाँ? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी,
Vikramshila, Udantapuri and Jagdala. These universities developed in connection with the viharas. ये जहाँ विहार होते थे उन्हीं के संबंध में, उन्हीं के आसपास में हुआ करती थी. Those at Banaras, Navadip and Kanchi developed in connection with temples and became centers of community life with the places where they were situated. कह रहे बनारस, नवदीप एंड कांची, ये सब भी यहाँ पर टेम्पल्स बड़े मशहूर थे, लेकिन ये सब भी सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ, यहाँ कम्युनिटी लाइफ की जैसे एक तरह से सामुदायिक जीवन की माने शिक्षा दी जाती थी. एजुकेशन सेंटर ये भी हुआ करते थे. These institutions catered to the needs of advanced level students. Such students joined the centers of higher learning and developed their knowledge by mutual discussions and debates with renowned scholars. ऐसे institutions लोगों के एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट उनकी आवश्यकता पूर्ति करते थे, और सच स्टूडेंट्स ज्वाइंड द सेंटर्स, और ऐसे स्टूडेंट्स जो थे बाद में हायर लर्निंग जो मैंने डेवलप करते थे और सीखते थे. दियर नॉलेज बाय म्यूचुअल डिस्कशंस एंड डिबेट्स देयर विद रिनाउंड स्कॉलर्स, और उनका नाम बहुत रिनाउंड हो जाता था, बहुत मशहूर हो जाते थे. नॉट ओनली दिस, देयर वाज आल्सो ओकेजनल समनिंग by a king to a gathering in which the scholars of country of various viharas and universities would meet, debate and exchange their views. करें इसके अलावा राजा महाराजा जो हुआ करते थे अपने दरबार में, कभी कभार दरबार लगाते थे, बड़े बड़े शास्त्रार्थ कराते थे, जिसमें इन सारी लर्निंग सेंटर जो हुआ करते थे इसके प्रकांड विद्वान आकर के अपने क्या करते थे, डिबेट करते थे, मीट करते थे और अपने व्यूज को एक्सचेंज करते थे. In this section we will give you glimpses of two universities of ancient India period. These universities were considered among the best centers of learning in the world. These have been recently declared heritage sites by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. अब भारत की कह रहे हैं, उस जमाने में भारत के दो ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया में मशहूर थी. दे वेर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन दो यूनिवर्सिटीज़ को मैं परिचय देने चल रहा हूँ, एक झलक दिखाने चल रहा हूँ, और जो अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल कर लिया गया है. तक्षशिला, टक्षशिला कह रहे पहला इसमें है तक्षशिला. इन एंशिएंट टाइम्स तक्षशिला वाज ए नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म फॉर सेवरल सेंचुरीज. इट कंटिन्यूड टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंटिल इट्स डिस्ट्रक्शन इन द 5th century CE. सी मतलब होता कामन इरा. कह रहे हैं कि तक्षशिला बहुत मशहूर लर्निंग सेंटर था, जहाँ पर रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म और बहुत सारे कई सेंचुरीज तक ये मशहूर रहा, जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं कर किया गया. कब डिस्ट्रॉय किया गया, इसको नष्ट कर दिया गया 15th century कॉमन ईरा में. इट वॉज नोन फॉर इट्स हायर एजुकेशन एंड करिकुलम कंप्राइज्ड द स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस एंड द 18 शिल्पाज आर आर्ट्स. 18 कलाओं में ये सब सिखाए जाते थे. इसके अलावा ये धार्मिक, कानून, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, सैन्य कला, मिलिट्री साइंस, ये सारे ज्ञान इस यूनिवर्सिटी में दिए जाते थे. तक्षशिला बिकेम फेमस एज ए प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर्स एक्सपर्टाइज. अब तक्षशिला जो थी ना, अपने टीचर, इतने मशहूर टीचर यहाँ पर थे जिसकी वजह से भी इसका नाम है. Among its noted pupils were the legendary Indian grammarian Panini. He was an expert in language and grammar and authored one of the greatest works on grammar called अष्टाध्यायी. कह रहे हैं इसमें नोटेड यहाँ के प्राचीन जो मशहूर शिष्य थे जो इस कॉलेज से पढ़े थे तक्षशिला से, उनमें से एक नाम आता है पाणिनि का, जिन्होंने संस्कृत भाषा के सबसे पहला, संस्कृत भाषा का पहला ग्रामर लिखा जिसको अष्टाध्यायी कहते हैं. Jivak, one of the most renowned physicians in ancient and Chanakya, also known as Kautilya, a skilled exponent of statecraft, both have studied here. जीवक जो मशहूर वैद्य थे, चिकित्सक थे, चाणक्य जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, जो बहुत बड़े एक तरह से स्टेटक्राफ्ट थे, मतलब कि राजनीति की बातें बताते थे कि राज्य कैसे करना चाहिए, तो राज्य कला का उनको अच्छा ज्ञान था, वो यहीं से पढ़े हुए थे. Students came to Taxila from Kashi, Koshal, Magad and also from other countries in spite of the long and arduous journey they had to undertake. भारत के काशी, कौशल, मगध के अलावा दुनिया के कोने कोने से लोग कठिन यात्राओं को सहन करते हुए यहाँ आते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे. तक्षशिला वाज एन एंशिएंट, फिर उसके बाद पिक्चर दिखाया गया. तक्षशिला वाज एन एंशिएंट सिटी व्हिच इज नाउ इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान. कह रहे तक्षशिला आज जो है
वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू बी ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। 1980 में यूनेस्को ने इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। आज ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। इट्स फेम रेस्टेड ऑन यूनिवर्सिटी वेयर चाणक्य इज सेड टू हैव कंपोज्ड हिज अर्थशास्त्र। आर्कियोलॉजिस्ट अल्केंजडर कनिंघम डिस्कवर्ड इट्स रूइंस इन मिड 19th सेंचुरी। कह रहे हैं कि यही वो स्थान है जहां पर माने कौटिल्य ने, चाणक्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा था, जो राजनीति पर लिखी गई सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। और इसकी खोज 19वीं शताब्दी के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, जो मशहूर पुरातात्विकविद थे। उसके बाद फिर कह रहे हैं रोल ऑफ द टीचर। टीचर का क्या रोल होता है एजुकेशन में, इस पर भी फोकस डाले हैं बताते समय एंशिएंट एजुकेशन के बारे में इंडिया की। टीचर्स हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट टू डिजाइनिंग देयर सिलेबस। कह रहे हैं टीचर इतना फ्री होता था कि वो स्टूडेंट का सिलेक्शन खुद करता था और सिलेबस क्या होगा ये भी वही सिलेक्ट करता था, वही बनाता था। When the teacher was satisfied with the performance of the students, the course concluded। और जब टीचर संतुष्ट हो जाता था कि जो मैंने इसको सिखाया ये पूरा सीख चुका है, तब जाके सिलेबस कंक्लूड माना जाता था, तब सिलेबस को समाप्त किया जाता था। He would admit as many students as he liked and taught what his students were keen to learn। वह उतने स्टूडेंट्स को एडमिशन देता था जितने को पसंद चाहता था, जितने को लेना चाहता था, और वह वो सिखाता था जो स्टूडेंट सीखने के लिए आते थे। जो स्टूडेंट जो कहता था उसको सिखाता था। डिबेट एंड डिस्कशंस वेयर द प्राइमरी मेथड्स ऑफ टीचिंग। डिबेट और डिस्कशन माने शास्त्रार्थ, वार्तालाप, यही सब उस समय के टीचिंग के माने सिखाने के यही प्राइमरी मेथड माने प्राइमरी मेथड यही हुआ करते थे। टीचर्स वेयर असिस्टेड बाय देयर एडवांस लेवल स्टूडेंट। और टीचर की सहायता एडवांस लेवल स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा when Song visited it was called Nal and was a center of higher learning in various subjects। कह रहे नालंदा जब When Song ने ये विजिट किया था भारत में, तब ये नल के नाम से जाना जाता था, जो बहुत ही बड़ा लर्निंग सेंटर हुआ करता था। द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड। और इस यूनिवर्सिटी में भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते थे। द चाइनीज स्कॉलर्स इत्सिंग एंड वेनसोंग विजिटेड नालंदा इन द 17th सेंचुरी सीई। चीन के महान स्कॉलर विद्वान इत्सिंग और वेनसोंग भारत में विजिट किए थे। तो वेनसोंग के जान लो, वेनसोंग हर्षवर्धन के काल में आया था। 15 साल ही लिव्ड इन इंडिया और उसने सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उसने भारत और यहाँ की शिक्षा प्रणाली, यहाँ के लोगों के बारे में खूब लिखा है। और इत्सिंग भी आया था, ये भी ट्रांसलेटर और ट्रैवलर था। इसने भी नालंदा में पढ़ाई किया था, दोनों ने पढ़ाई किया था। एंड दे हैव गिवन विविड अकाउंट्स ऑफ नालंदा। उन्होंने नालंदा का एकदम जीवंत, विविड माने जीवंत वर्णन किया है, ऐसा सजीव वर्णन किया है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप आज नहीं उस समय में जी रहे हैं। They have noted that as many as 100 discourses happened on a daily basis in a variety of disciplines through the methods of debate and discussions। उन्होंने बताया और ध्यान दिया कि कहीं सैकड़ों शास्त्रार्थ डेली हुआ करते थे। वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन माने हर सब्जेक्ट में इस तरह से होता है, हर डिसिप्लिन में ऐसे होते थे। और वेनसोंग हिमसेल्फ बिकेम ए स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी योग शास्त्र। योग शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वेनसोंग स्वयं वहां का स्टूडेंट था। He has mentioned that the chancellor of Nalanda, शीलभद्र, was the highest living authority in yoga। और उन्होंने बताया कि जो उस समय नालंदा के यूनिवर्सिटी के चांसलर थे शीलभद्र, वो योग में was the highest, मतलब योग में वो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी पर्सनालिटी थे। The courses of study offered by Nalanda University covered a wide range, almost the entire circle of knowledge then available। और उस समय यूनिवर्सिटी में जो कोर्स हुआ करता था बहुत ही वाइड रेंज का हुआ करता था। ऑलमोस्ट एंटायर सर्किल ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एक भी पहलू अछूता नहीं था, सब कुछ कवर किया जाता था। स्टूडेंट्स एट नालंदा स्टडीड द वेदास एंड वेयर आल्सो ट्रेन्ड इन फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ वॉरफेयर।
स्टूडेंट्स वेद को, और वो ट्रेन किए जाते आर्ट, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, नक्षत्र में एंड पॉलिटिक्स में, और लड़ाई, आर्ट ऑफ वारफेयर माने युद्ध कौशल में सबको निपुण बनाया जाता था। द एंशियंट नालंदा वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th सेंचुरी कॉमन इरा टू 12th सेंचुरी कॉमन इरा। और एंशियंट नालंदा जो था 5वीं से 12वीं शताब्दी तक ये शिक्षा का लर्निंग सेंटर रहा है, न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का। लोकेटेड एट इन प्रेजेंट डे Rajgir, Bihar, India, Nalanda was one of the oldest universities of the world and UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahavihar a World Heritage Site। कह रहे हैं ये प्रेजेंट टाइम में बिहार के राजगीर जिले में स्थित है, राजगीर में, और नालंदा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और नालंदा जो था उस समय ही विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटीज में से एक था, और यूनेस्को ने इसके खंडहर रुइंस को आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इन्विसेस्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग। और नई नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो सेंटर ऑफ इंटर, यहाँ पर माने अंतर, एक देश के नहीं कई देशों के लोग आते हैं, सभ्यताओं के लोग यहाँ पर आके ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद है रोल ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की देख लेते हैं भाई। एट दैट टाइम knowledge was considered sacred and no fee was charged. Contributions towards education were considered the highest form of donation। कह रहे उस समय नॉलेज के लिए पैसा नहीं लिया जाता था, फ्री में नॉलेज दिया जाता था, और ये माना जाता था विद्यादान महादान, सबसे बड़ा दान उसी को मानते, डोनेशन मानते थे। All members of the society contributed in some form or the other. Financial support came from rich merchants, wealthy persons, parents and society। कह रहे हैं कि उस समय सारे समाज के लोग, धनी लोग और हर समाज का हर वर्ग सपोर्ट करता था, और इसको एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। बिसाइड्स गिफ्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स द यूनिवर्सिटीज रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑफ लैंड। बिल्डिंग के अलावा उनको बहुत बड़े दान भी दिया जाता था इन यूनिवर्सिटीज को। दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन वाज आल्सो प्रिवेंट इन अदर एंशिएंट यूनिवर्सिटीज लाइक वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगदला। कह रहे हैं ये इस प्रकार के माने फ्री दान की, फ्री माने मुफ्त शिक्षा की प्रणाली न केवल इन यूनिवर्सिटीज में बल्कि वल्लभी, विक्रमशिला और जगदला में भी मौजूद थी। एट द टाइम इन द साउथ ऑफ इंडिया अग्रहाराज सर्वड एज सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। कह रहे हैं इसी समय साउथ इंडिया में अग्रहार जो हुआ करते थे, अग्रहाराज, ये भी लर्निंग और टीचिंग के सेंटर हुआ करते थे, पढ़ने और पढ़ाने के। साउथ इंडियन किंगडम्स आल्सो हैड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस नोन एज घटिका एंड ब्रह्मपुरी। एक घटिका और ब्रह्मपुरी ये भी एजुकेशन एंड लर्निंग सेंटर हुआ करते थे, टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर। इन घटिका वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड वाज स्मॉल इन साइज। घटिका जो होता था वहाँ कह रहे हैं कि रिलीजन से टॉपिक माने शिक्षा दी जाती थी और थोड़ा छोटा हुआ था साइज में। एंड अग्रहार वाज ए बिगर इंस्टीट्यूशन, ए होल सेटलमेंट ऑफ लर्नेड ब्राह्मण्स with its own powers of government and was maintained by generous donations from the society। अग्रहार जो होता था वो घटिया की अपेक्षा बड़ा होता था, उसमें ब्राह्मण लर्नेड ब्राह्मण्स हुआ करते थे और गवर्नमेंट के अधीन ये सरकारी हुआ करता था, और इसमें लोग जेनरस माने उदार खूब दान दिया जाता था सोसाइटी के द्वारा। टेम्पल्स, मठा, जैन बसाडीज एंड बुद्धिस्ट विहार आज आल्सो एक्सिस्टेड एज अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। करें टेम्पल, मथा, जैन बसाडीज और बुद्धिस्ट विहार ये सब लर्निंग सेंटर्स उस समय हुआ करते थे। कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, लास्ट में इसमें हेडिंग में है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ आश्रमास इन टेम्पल्स एंड एज इंडिजिनस स्कूल्स। कह रहे हैं आश्रम के रूप में, इंडिजिनस स्कूल के रूप में ये हमेशा जारी रहा हमारा एजुकेशन सिस्टम। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मकतबाज एंड मदरसाज बिकेम पार्ट ऑफ द एजुकेशन। कह रहे हैं जब मुस्लिम राज्य आया मध्यकाल में, यही हमारे जो स्कूल्स पुराने ज़माने में आश्रम और गुरुकुल हुआ करते थे, फिर मकतब और मदरसे में बदल गए। ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम फ्लोरिश्ड इन, माने प्री कॉलोनियल अंग्रेजों के पहले हमारे यहाँ फिर एजुकेशन सिस्टम खूब फ्लोरिश किया। दिस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन दैट हैड टेकन रूट्स अर्लियर। और उसके बाद तो फिर फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो गया,
और दिस सिस्टम वाज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन सिस्टम जो था धार्मिक था, आध्यात्मिक था। टॉल्स इन बंगाल, पाठशालास इन वेस्टर्न इंडिया एंड चतुष्पदीज इन बिहार एंड सिमिलर स्कूल एग्जिस्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ। कह रहे हैं बंगाल में जैसे टॉल्स हुआ करते थे, माने पश्चिम भारत में पाठशालाज होते, बिहार में चतुष्पदी होते थे। ये सब स्कूल्स होते थे जो उस समय एजुकेशन दिया करते थे। लोकल रिसोर्सेस वाया डोनेशन सपोर्टेड एजुकेशन। कह रहे लोकल लोग जो थे वो सपोर्ट करते थे एजुकेशन को। रेफरेंसेज इन टेक्स्ट एंड मेमोइर्स इन्फॉर्म द विलेजर्स आल्सो सपोर्टेड एजुकेशन इन सदर्न इंडिया। As we understand, the ancient education system of India focused on the holistic development of the students, both inner and outer, thus preparing them for life. कह रहे कि आंतरिक वही चीजें बार बार मतलब यहाँ पर कि माने भारत की जो एजुकेशन सिस्टम थी वो दोनों माने इनर और आउटर दोनों के डेवलपमेंट पर फोकस करती थी ताकि वो प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ। Education was free and not centralized. Its foundations were laid in the rich cultural traditions of India, thereby helping in the development of the physical, intellectual, spiritual and artistic aspects of life holistically. माने समग्रता से पूरे जीवन को फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक सारे पहलू के जीवन को विकसित करना एजुकेशन का एम या टारगेट हुआ करता था। और प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज ए लॉट टू लर्न फ्रॉम द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। कह रहे आज हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्राचीन भारत के एजुकेशन सिस्टम से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। Therefore, the stress is being laid on the connecting learning to the world outside the world। आज जरूरत है कि बच्चा जो सीखे उसको बाहरी जगत से कैसे कनेक्ट कर पाए। Today, educationists recognize the role and importance of multilingual and multicultural education, thereby connecting the ancient and the traditional knowledge with contemporary learning। आज एजुकेशनिस्ट शिक्षा शास्त्रियों को रिकॉग्नाइज करना रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल एजुकेशन को, ताकि दे आर कनेक्टिंग द एंशियंट एंड द ट्रेडिशनल, ताकि बच्चा एंशियंट और ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके और वो अपने कंटेम्प्रेरी लर्निंग आज उसे क्या जरूरत है उसके साथ उसको वो जोड़ सके। इसके बाद इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक है, देखते हैं। Where did nuns and monks receive their education? कहाँ ये प्राप्त करते थे nuns and monks भाई? तो इसको हम लोग देखते हैं कहाँ पर ये प्राप्त करते थे। Yes, तो monks and nuns received their education in monasteries which were the centers of art and learning। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पाणिनि नोन फॉर? पाणिनि किसके लिए मशहूर है? पाणिनि इज ए संस्कृत ग्रामेरियन हु गेव ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड scientific theory of phonetics, phonology and morphology. He was an expert in language and grammar and authored one of the greatest works on grammar called अष्टाध्यायी। तीसरा क्वेश्चन है which university did Huansong and Itsing study at? तो नालंदा। when Huansong visited it was called Nal and was a center of higher learning in various subjects, both studied there। दोनों ने वहीं पर नालंदा में स्टडी किया था। Which subject did Huansong study in India? कौन सा सब्जेक्ट उसने पढ़ा था भाई? तो Huansong studied logic, grammar, संस्कृत and the योग शास्त्र स्कूल ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग his time of नालंदा। पांचवा है हाउ डिड सोसाइटी हेल्प इन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स? कैसे सोसाइटी मदद करती थी? इसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स एंड wealthy parents and society। Besides gifts of buildings, the universities received gifts of land। This form of free education was also prevalent in other ancient universities like वल्लभी, विक्रमशिला, जगद्दला में भी ये मौजूद थी। उसके बाद है एक्सरसाइज में which salient features of the education ancient education system of India made it globally renowned। इसको देखते हैं भाई। some salient features of, तो salient feature में देख सकते हैं हम लोग some salient feature। पहला है the ancient education system of India focused on the moral, physical, spiritual and intellectual aspects of life। okay, second question है why do you think students from other countries came to India to study at that time? इसमें हम देख सकते हैं students from other countries came to India to study because in ancient times monasteries and viharas were set up and around these viharas their educational centers of higher learning developed which attracted students from other countries। तीसरा है why is educational
education considered a way of life. In ancient time, both formal and informal ways of education system existed. Indigenous education was imparted at home in temples and pathshalas, stalls, chatuspadis, and gurukuls. Therefore, people in homes, villages, and temples who guided young children in imbibing pious ways of life. That is why education is called a way of life. और चौथा है वाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द premise that each person finds identity, meaning, and purpose in life through connections to the community, to the natural world, and to the spiritual values such as companion and peace. And last question है question number 5. Why do you think Taxila and Nalanda have been declared heritage sites? Taxila was an ancient Indian city. It is an important archaeological site and UNESCO declared it to be a World Heritage Site in 1980. Nalanda was one of the oldest universities of the world and UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahavihar a World Heritage Site. Understand? तो ये कंप्लीट एजुकेशन का जो एक ग्लिम्स दिखाया एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का, और कैसे ये सब थे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट, ये हमारी विशेषता हुआ करती थी। रीड अगेन एंड अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन। क्या थी हमारी विविड एजुकेशन सिस्टम। आज तक ऐसा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में नहीं है जैसा हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम में था। ठीक है, उसी ग्लोरी को हम फिर से पाएं और हम एक नया और विकसित भारत बनाएं। इसी के साथ इस चैनल को यहीं पर, इस क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग ऑलवेज इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। और अगर ये चैनल पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्योरली करिएगा। थैंक यू वेरी मच।